हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डोंट बी जेलस डैडी का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफ कैसा लग रहा है आप सबको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था वांगजी ने अपने अंकल को बता दिया था उसके फैमिली के बारे में, जिसे सुनकर लैन कुरैन बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड में थे और गुस्से में थे। अब हम आगे देखते हैं लैन कुरैन का केबिन, जहाँ पर सब कुछ बहुत ही ज़्यादा शांत था। वांगजी चुपचाप बैठकर अपना ब्लैक कॉफ़ी पी रहा था और लैन कुरैन वांगजी को घूर रहे थे। लैन कुरैन ने अपने सामने फाइल को दोबारा पटका। सामने रखे फाइल को बार बार वो पटक जा रहे थे, मतलब अपने गुस्से को फाइल पर निकाल रहे थे, जिसे देखकर वांगजी ने कहा, अंकल फाइल फट जाएगा। लैन कुरैन ने वांगजी को घूर कर देखा और कहा, तुम अभी भी मेरे सामने बात कर रहे हो? हाँ। ये सुनकर वांगजी ने अपने कॉफ़ी के मग को टेबल पर रखा और उठते हुए कहा, ओके अंकल, जो मुझे बताना था मैंने बता दिया। एक बार फिर मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 4 दिन बाद मेरे बेटे का बर्थडे है, तो प्लीज़ एज आ फैमिली क्या आप शामिल होना चाहेंगे? आपके आने से मेरा बेटा और ओमेगा दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश होंगे। लैन कुरैन ने कुछ नहीं कहा सिवाय घूरने के अलावा। वांगजी ने लैन कुरैन के चुप्पी को कुछ देर शांति से देखा और फिर उसने कहा, ओके अंकल, मैं चलता हूँ, मेरे पास काम है। फिर वांगजी ने लैन कुरैन को वो किया और ऑफिस से निकल आया। एक्चुअली ये लैन हाउस है और लैन कुरैन अभी अपने हाउस ऑफिस में बैठे हुए थे। वांगजी के घर से जाने के बाद लैन कुरैन ने अपना फ़ोन निकाला। वांगजी का कार जो मेन गेट से बाहर जा रहा था, उसे देखते हुए लैन कुरैन ने एक नंबर को डायल किया और कहा, तुम्हारे लिए एक काम है। ये कहते हुए वो वांगजी के कार को अपने आंखों के सामने से उछल होते हुए देख रहे थे। यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें एक कैफ़े का दिखाया जाता है, जो बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन बहुत छोटा भी नहीं है। ये कैफ़े बहुत खुला एरिया में है, मतलब हर जगह पेड़ पौधे हैं, इसलिए बहुत ठंडा है। गर्मियों के मौसम में ऐसे कैफ़ेज़ लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। विंग कैफ़े के अंदर एंटर करता है। वो सीधा ऑफिस से यहाँ पर आया है। उसका चेहरा एकदम शांत था, लेकिन अंदर बहुत सारे सवाल चल रहे थे। कैफ़े के अंदर जाने के बाद उसने आसपास देखा तो उसे एकदम कॉर्नर में एक टेबल पर वो इंसान दिखा जिससे विंग मिलने आया है यहाँ पर। विंग सीधा उस टेबल पर गया और बैठ गया। विंग को बैठते हुए देखकर उस इंसान ने मुस्कुराकर कहा, कैसे हो मेरे भाई? विंग ने अपने फेस पर ठंडा भाव लाते हुए कहा, ठीक हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। यह सुनकर उस इंसान ने कहा, तुम अब भी हमसे नाराज़ हो? हमसे नाराज़ मत रहो। ये कहते हुए उस इंसान ने विंग का हाथ पकड़ लिया था। विंग ने अपना हाथ उस इंसान से छुड़ाते हुए कहा, जियांगचंग, जो भी बोलना है साफ साफ बोलो। क्या बात करना है तुम्हें मुझसे? मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। जियांगचंग ने मुस्कुराते हुए कहा, विंग इतना रूड क्यों बन रहे हो? हम भाई हैं, तुम्हें याद है ना? विंग ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया। वो जियांगचंग को देख रहा था। जियांगचंग ने फिर कहा, चलो बताओ तुम्हें क्या खाना है, चॉकलेट स्मूदी या फिर स्ट्रॉबेरी? मैंने पहले ही तुम्हारे लिए चॉकलेट पेस्ट्री ऑर्डर कर दिया है। विंग को बहुत अनोइंग लग रहा था। विंग ने कहा, देखो जियांगचंग, मेरे पास ये सब चीज़ें खाने का वक्त नहीं है और ना ही मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो तुम्हें जो बात करना है वो तुम कह दो। और हाँ, मेरा नंबर भी कैसे मिला वो भी तुम बताओगे। जियांगचंग ने अपनी मुस्कुराहट बजाय रखते हुए कहा, विंग तुम मेरे भाई हो, तुम्हारा नंबर पाना कोई मुश्किल बात नहीं है। हालांकि अभी हमारा रिश्ता अच्छा नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा सा मुश्किल हुआ है। मैंने इसे तुम्हारे ऑफिस से कलेक्ट किया है। तुम इसकी वजह से गुस्सा तो नहीं हो ना? मुझे पता है तुम गुस्सा नहीं हो, तुम हो ही नहीं सकते गुस्सा। और दूसरी बात, हाँ मुझे तुमसे बात करना है। इतने में एक वेटर आया और चॉकलेट पेस्ट्री साथ में चॉकलेट स्मूदी ये सब देकर गया। विंग ने बस उन सारे खानों को देखा,
लेकिन सीरियसली उसे खाने का मन नहीं है। वो चुपचाप जियांग चंग को देखता है। जियांग चंग विंग का इरादा समझ गया था कि वो खाने नहीं वाला है, इसलिए जियांग चंग ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, विंग, हमसे नाराज़ होना ये बहुत ही ज़्यादा लाजमी है। मुझे पता है इसके पीछे जो वजह है वो बहुत बड़ा है, और कोई भी इंसान जिसके साथ ये सब होता वो नाराज़ ही होता, लेकिन हम परिवार है विंग। क्या तुम हमें माफ़ नहीं कर सकते? परिवार में माफ़ करना होता है ना? इससे ही तो परिवार में मजबूती रहता है। विंग बस सुन रहा था चुपचाप। जियांग चंग ने दोबारा विंग का हाथ पकड़ा और कहा, विंग देखो, मैं चाहता हूँ कि हम सब पहले की जैसे खुश रहे, पहले के जैसा एक साथ रहे। मैं तुम्हारे लिए भी बहुत खुश हूँ। क्या तुम मिस्टर लैन के साथ हो? क्या उन्होंने तुम्हें अपने साथ रखा है? मिस्टर लैन और तुम्हारा रिश्ता ये कैसा है? खैर, जैसा भी हो, तुम खुश हो तो हम सब खुश हैं। मैंने सुना कि तुमने उस बेबी को भी बर्थ दिया है। इससे मिस्टर लैन को कोई परेशानी नहीं है? मतलब वो किसी और का बेबी है, और जिसका बेबी है वो तो मर भी चुका है। तो ऐसे एक बेबी को मिस्टर लैन एक्सेप्ट करेंगे? मुझे उस बेबी के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। तुम एक अच्छी लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहे हो। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। विंग, क्या हम एक बार फिर से परिवार नहीं बन सकते? विंग ने अपना हाथ इस बार जियांग चंग से झटके से छुड़ा लिया। उसके चेहरे पर गुस्सा था, बहुत ज़्यादा। युआन के बारे में एक भी शब्द वो किसी से सुनना पसंद नहीं करता, किसी से नहीं। विंग ने अपने गुस्से को अपने अंदर दबाया और कहा, देखो जियांग चंग, मुझे नहीं पता कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, बट अगर तुमने ये सब फालतू बकवास करने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया है तो आई एम सो सॉरी, बट मेरे पास टाइम नहीं है। और रहा बात मेरी बेबी का, वो मेरा बेबी है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन उसे एक्सेप्ट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, वो सिर्फ मेरा बेबी है। मैं उसे प्यार करूँगा, मैंने उसे एक्सेप्ट किया है, तो तुम्हें इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंड और एक बात, फैमिली, किस बात का फैमिली? किस चीज़ का फैमिली? कौन है मेरा फैमिली? अजीब नहीं लगता तुम्हें ये सब कुछ बोलने में? तुम्हें पता है जियांग चंग, अगर तुम ये सब कुछ मुझसे लगभग 4 साल पहले कहते, तब मैं तुम्हारे इन सारी बातों पर आंख बंद के भरोसा कर लेता और खुश हो जाता, क्योंकि तब मेरे आंखों के सामने पट्टी बंधा हुआ था। एक ऐसा पट्टी जिसे मैंने खुद बांधा था, एक ऐसा झूठ वाला उम्मीद जिसे मैं अपने साथ लेकर चलता आया था। लेकिन अब वो पट्टी मैंने खुद ही हटा दिया है, तो मुझे ऐसी फैमिली की नीड नहीं है। जियांग चंग, जो अब अपने हंसी को नहीं रख पाता है, उसके चेहरे पर बहुत सीरियस एक्सप्रेशन आ गया था। उसने सीरियस होते हुए कहा, विंग, तुम ऐसा कुछ कैसे कह सकते हो? कैसे तुम ऐसा कुछ भी बोल सकते हो? हाँ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो उस फैमिली के बारे में जिसने तुम्हें जगह दिया है रहने के लिए, जिसने तुम्हें अडॉप्ट किया था? विंग ने मॉक करते हुए कहा, सीरियसली? अगर मेरे पास पास्ट में जाने का एक भी मौका होता ना, तो मैं पास्ट में जाता और इस अडॉप्शन को रोकता। मुझे ज़रूरत नहीं था इस अडॉप्शन का। मैंने नहीं कहा था कि मुझे अडॉप्ट करो और मुझे इस्तेमाल करो। सुनने के बाद जियांग चंग थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। फिर उसने फिर से विंग का हाथ पकड़ा और कहा, विंग, मुझे पता है तुम गुस्से में हो, तुम्हारा गुस्सा भी मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन मेरे भाई, हम परिवार हैं, तुम इसे भूल नहीं सकते, तुम इसे झुठला नहीं सकते। हम फैमिली है और हमेशा फैमिली रहेंगे। विंग जियांग चंग को देख रहा था और विंग के चेहरे पर ना एक अजीब सा हंसी आ गया था। उसके होठ जो धीरे धीरे कांप रहे थे और वो हंस रहा था। उसने अपने आप को हंसने से रोका और कहा, जियांग चंग, मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन आई एम रियली सॉरी, हम दोबारा कभी फैमिली नहीं बन सकते। एंड मुझे तुमसे कुछ और भी पूछना था, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। जियांग चंग ने कहा, क्या? बताओ, तुम्हें क्या पूछना था? विंग, अब
टेबल पर अपना दोनों हाथ रखता है और उठ जाता है और जियांगचंग की तरफ झुक जाता है। जियांगचंग की तरफ एकदम झुक के विंग ने धीरे से पूछा, अचिंग, मैंने किसका मर्डर किया था? तुम्हें याद है ना? तुमने देखा था ना? हाँ, बताओ मुझे, बताओ ना, मैंने किसका मर्डर किया था? मुझे याद नहीं है, उसका नाम भी मुझे याद नहीं। तुम्हें तो सब याद होगा, बताओ मुझे। और तुमने देखा भी होगा, है ना? तो मुझे क्लियर करो। आज मुझे सच में जानने का बड़ा मन कर रहा है कि मैंने किसे मारा था, किसका जान लिया था, किस तरीके से लिया था, क्योंकि तुम्हारे कहने के हिसाब से तो मैं अपने होश में ही नहीं था। बताओ जियांगचंग, बताओ। जियांगचंग, जिसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था, वो अपने सलाइवा को निगलते हुए कहता है, विंग, ये सब कुछ क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें पता है ना, ये हमारा फैमिली सीक्रेट है, इसे तुम ऐसे पब्लिकली नहीं बोल सकते, अगर किसी ने सुन लिया तो। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये गड़े मुर्दे क्यों उठा रहे हो तुम? हाँ, चुप रहो और इस बारे में दोबारा बात नहीं करना। तुम्हें याद नहीं मॉम ने क्या कहा था? इस बारे में हम दोबारा कभी बात नहीं करेंगे। यह सुनकर विंग उदास होते हुए कहा, लेकिन अचिंग, मुझे जानना है कि मैंने कैसे। जियांगचंग ने अब चिल्लाते हुए कहा, शट अप विंग, चुप रहो। यह कहते हुए जियांगचंग उठा और कहने लगा, आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं चलता हूँ। यह कह के जियांगचंग वहाँ से चला गया। विंग अपने जगह पर बैठ गया। जियांगचंग को पीछे से जाते हुए देखा और विंग की आंखों में ना एक अजीब सा गुस्सा छा गया, साथ में एक मजाक उड़ाने वाला हंसी। उसने कुछ देर वहाँ पर बैठकर इन सारी चीज़ों के बारे में सोचा और फिर वो उठ गया। उसने फ़ोन निकाला और वांग जी को कॉल किया। वांग जी जैसे विंग के कॉल का ही इंतज़ार कर रहा था। कॉल रिसीव करते ही विंग के कुछ कहने से पहले वांग जी ने कहा, हनी, तुम्हारा हो गया? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, आ जाओ। विंग ने कॉल कट कर दिया। उसका दिल जो अभी एकदम जहरीला हो चुका था ना, अचानक ही इन कुछ शब्दों से ही फूल खिल गए थे। उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था अभी। वो उठा और वेटर को कुछ एक्स्ट्रा टिप दिया। वहाँ से उन खानों को उसने कहा बच्चों को दे देने के लिए। कैफ़े के बाहर 2 बच्चे हैं। वेटर ने बस अपना सर हाँ में हिलाया और उन खानों को लेकर सीधा विंग के पीछे पीछे ही आ गया। और विंग ने देखा, मतलब वो खड़ा नहीं था, वो जाके कार में बैठ गया था और कार से ही उसने देखा कि वेटर ने उन बच्चों को खाना दे दिया है, जिससे विंग को अच्छा लगा। वो बच्चे सच में खुशी से उन खाने को देख रहा था। वांग जी ने विंग के हाथ पर हाथ रखा और बोला, तुम ठीक हो? विंग ने अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर वांग जी कार स्टार्ट करता है। वो लोग कार में बैठकर कहीं जा रहे थे। वांग जी विंग को बस देख रहा था। कुछ देर बाद जब विंग ने कुछ भी नहीं बोला, तब वांग जी कार को रोकता है और विंग की तरफ देखता है। उसने अपना चेहरा विंग की तरफ घुमाते हुए कहा, हनी, तुम कब तक ऐसे चुप रहने वाले हो? विंग ने बाहर देखते हुए कहा, मैं बस कुछ चीज़ों को सोच रहा हूँ, हमें लेट हो रहा है। वांग जी ने कहा, नहीं, लेट नहीं हो रहा है, बताओ मुझे क्या सोच रहे हो तुम? विंग ने कुछ कहा नहीं। वांग जी अपना सीट बेल्ट खोलता है और विंग के पास आता है। विंग के चेहरे को अपनी तरफ घुमाता है और देखता है विंग की आंखों में आंसू है। वांग जी ने अपने आंखों को बंद किया और बोला, तुम रो क्यों रहे हो? हाँ, क्यों रो रहे हो तुम? उन लोगों की वजह से रो रहे हो जिनके पास तुम्हारे आंसुओं का कोई मोल नहीं है। विंग ने अपने आंसुओं को पोंछा और बोला, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूँ। वांग जी ने विंग की तरफ देखा तो विंग ना अब अपने आप को रोक ही नहीं पाया। वो अपने आंसुओं को बहने देने से अपने आप को रोक ही नहीं पाया। उसने रोते हुए कहा, मैं क्या करूं? मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। मैंने कुछ भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं। तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? हाँ, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि तुम मुझे पनिश करो,
लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? मैंने तो उन लोगों से नहीं कहा था ना कि मुझे अडॉप्ट करो, मुझे अपने घर लेकर चलो। तो फिर क्यों उन्होंने ऐसा किया? मुझे अपने घर क्यों लेकर गए? हर बार मुझे लालच दिखाते गए कि ये कर लो, तुम्हें हम प्यार करेंगे, वो कर लो, तुम्हें हम प्यार करेंगे, तुम ऐसा कर सकते हो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम परिवार कहलाने के लायक नहीं हो। मैंने उनकी बातों को माना। मैंने हमेशा एक परिवार का हिस्सा होने की कोशिश किया। मैंने हर वो कोशिश किया। मैं बहुत मेहनत करता था, बहुत ज़्यादा। रात रात भर जाग कर मैंने पढ़ाई किया, अपने लिए नहीं किया था। तुम्हें पता है लंजा, मैं एग्ज़ाम में जियांगचंग के जगह पर जाता था और जियांगचंग मेरे जगह पर। मैं उसे हमेशा फर्स्ट ग्रेड ला कर देता था और वो हमेशा मुझे लास्ट कर देता था क्योंकि वो पढ़ता नहीं था। मैं उसके बदले मेहनत करता था, उसके बदले उसे अच्छा ग्रेड ला कर देता था। एंड ऑफ द डे उसे उस ग्रेड की वजह से, जो मैंने उसे दिया है, जो मेरी मेहनत से मैंने लिख कर उसे दिलवाया है, उसे लेकर वो पार्टी करता था। उसके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज किया जाता था और उसके पेरेंट्स वो उस पार्टी में ज़ोर से कहते थे कि मेरे बेटे ने ये किया है, वो बहुत इंटेलिजेंट है। और मैं एक कोने पर खड़े रहकर बस देखता था। सालों तक ये चलता रहा। मैंने कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं किया है क्योंकि मुझे एक फैमिली चाहिए था। मुझे लगता था इससे एक न एक दिन सभी मुझसे प्यार करेंगे। वांग जी ने विंग को अपने गोद में उठा लिया। विंग का सीट बेल्ट खोलकर उसने विंग को अपने गोद में उठा लिया। अपने गोद में उसने बिठा दिया विंग को और विंग का चेहरा अपने सीने पर रख दिया। विंग जो वांग जी के सीने पर ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था। वांग जी ने विंग के पीठ को सहलाते हुए कहा, शांत हो जाओ। उन्होंने गलत किया है बहुत ज़्यादा और ट्रस्ट मी, उन्हें हर एक चीज़ का पे बैक करना होगा। और ऐसे कि वो लोग बार बार अपने आप को ही कोसेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। उन्हें इतना बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा कि वो लोग सोच भी नहीं सकते। विंग ने कुछ कहा नहीं। विंग का शरीर उसने वांग जी के ऊपर एकदम छोड़ दिया था। वांग जी कुछ देर तक तो शांत रहता है और फिर महसूस करता है कि विंग सो गया है। वांग जी को अच्छा लग रहा था। वांग जी ने उसी तरीके से सीट बेल्ट को बांध लिया और ड्राइविंग करने लगा। वो विंग को अपने से अलग नहीं करता। लगभग 1 घंटे बाद वो लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए थे। विंग को वांग जी ने अब जाके उठाया था। विंग उठा और उसने कहा, क्या हम पहुंच गए? वांग जी ने विंग की आंखों को देखा जो लाल लाल होके पड़ा था। विंग का नाक भी लाल होके पड़ा था। वांग जी को बहुत बुरा लग रहा था। वांग जी ने विंग के नाक को सहलाते हुए कहा, हाँ हम पहुंच गए, चलो। फिर वो लोग निकल आए। ये वांग जी का प्राइवेट प्रॉपर्टी है, शहर से थोड़ा सा दूर है, बट ये जगह बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा। विंग ने आसपास देखा। ये एक विला है और बहुत बड़ा विला है और विला से भी बड़ा इस विला के आसपास का एरिया जो दीवारों से घिरा हुआ है वो बहुत बड़ा है। वांग जी विंग को आसपास दिखा रहा था। यहाँ पर बहुत सारे सर्वेंट्स हैं, मतलब कुछ ही रहते हैं, लेकिन अभी बहुत सारे हैं क्योंकि यहाँ पर युआन का बर्थडे मनाया जाएगा। विंग को ये जगह बहुत पसंद आया। खासकर पीछे गार्डन में एक बहुत ही सुंदर सा लेक है जो बहुत ज़्यादा सुंदर है, जिसका टेक केयर किया जाता है, इसलिए शायद ये इतना ज़्यादा सुंदर है। लेक का वाटर एकदम कांच जैसा है। विंग को बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ पर। विंग ने वांग जी को देखा और कहा, लंजा ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मुझे ये जगह बहुत पसंद आया। वाह, हाँ ऐसी जगह पर रहना चाहिए इंसान को। वो शहर में कॉन्क्रीट्स के अंदर दम घुटने लगा है। वांग जी ने विंग की बातों को बस सुना। वांग जी को पता है कि 2-3 दिन बाद ही विंग खुद ही कहेगा कि चलो यहाँ से, क्योंकि ये जगह एकदम अलग थुलग है। हाँ यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा, इंटरनेट, करंट सब मिल जाएगा, लेकिन होता है ना कि ये बहुत ही ज़्यादा खाली है और आसपास
ज़रूरत वाला कुछ भी नहीं है, ना ही आस पास में युआन का कोई अच्छा स्कूल मिलेगा या फिर किंडरगार्टन मिलेगा, और ना ही वांग जी का ऑफिस यहाँ पर वो ला सकता है, और ना ही विंग यहाँ पर बैठ के काम कर सकता है। तो उन्हें वापस उन कॉन्क्रीट्स के जंगलों में ही जाना पड़ेगा। इसलिए वांग जी ने कुछ कहा नहीं। तभी 4-5 इंसान आए और उन्होंने वांग जी को ग्रीट किया। विंग वांग जी के पास जाके खड़ा हुआ। वांग जी ने विंग का इंट्रोडक्शन करवा दिया सबसे। फिर विंग को पता चला कि ये लोग युआन के बर्थडे को ऑर्गेनाइज करेंगे, मतलब सारा कुछ प्लान करेंगे, डेकोरेशन करेंगे। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि 4-5 लोग ही वो लोग बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे, तो फिर क्यों इतना बड़ा तामझाम करना। लेकिन वांग जी वो माने तब ना, उसे लग रहा था ये बहुत कम है। हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा कम है। युआन के बर्थडे के लिए ये डेकोरेशन, जो कुछ भी अरेंज किया जा रहा है, जो कुछ भी प्लान किया जा रहा है, ये सब बहुत कम है। इसलिए विंग ने कुछ कहा नहीं। विंग बस उन प्लान करने वाले लोगों के बातों को सुन रहा था। वो लोग कह रहे थे कि मैडम यहाँ पर ये कलर के बलून्स होंगे, वहाँ पर ऐसे फ्लावर्स रखे जाएंगे, और पूरे गार्डन में ना हम बलून्स को बिखेर देंगे जिससे और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। यंग मास्टर को ये चीज़ें अच्छी लगेंगी। बच्चों को अक्सर कलरफुल बलून्स बहुत पसंद आते हैं, और फ्लावर्स भी क्या क्या नहीं कह रहे थे वो लोग। विंग बस हर चीज़ में अपना सर हाँ में हिला रहा था, क्योंकि उसे ना ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता ये सब कुछ। और उसने आज तक युआन का बर्थडे, मतलब युआन का ये 4 साल का बर्थडे होने वाला है, तो बाकी जो 3 साल का बर्थडे है ना, वो उसने बहुत होमली मनाया है। मतलब घर को, अपने घर का जो ड्राइंग रूम है जापान का, उससे उसने अच्छी तरीके से सजाने की कोशिश किया है। वो और आंट मैरी मिलकर बलून्स, केक्स, यही सब होता है छोटे से ड्राइंग रूम में। तो उनका वही इतना बड़ा एरिया लेकर कभी नहीं, तो उसका दिमाग एकदम ब्लॉक पड़ा हुआ था, और उसका बर्थडे कभी मनाया नहीं गया। तो इन सारी चीज़ों के बारे में ना उसे उतना ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है। उसके सिबलिंग्स के बर्थडे पे बहुत ज़्यादा ही बड़े तरीके से सेलिब्रेट किया जाता था, लेकिन हमेशा ही उसे साइड कर दिया जाता था। ना ही किसी काम में इन्वॉल्व किया जाता था, और ना ही सेलिब्रेशन में। इसलिए विंग को कोई आइडिया नहीं है। विंग अपना सर बस हाँ हाँ में हिला रहा था, और वांग जी विंग के पीछे पीछे चल रहा था। वो अपने फ़ोन में या फिर अपने काम में बिजी नहीं था। उसका पूरा ध्यान विंग पर था, और जो लोग बोल रहे थे उन पर था, लेकिन जो डिसाइड करना था सब विंग कर रहा था। एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा आप सबको। बाय बाय।